जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता के रोचक तथ्य हमें उसके बारे में और अधिक जानने के लिए आकर्षित करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा। तो आइए शुरू करते हैं। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व मानव सभ्यता 4 अलग अलग स्थानों पर गहन कृषि क्षेत्र से शहरों के विकास की ओर उन्मुख हुई। यहाँ पहले कस्बे बने, फिर शहरों का विकास हुआ। ये सभी सभ्यताएं अलग अलग नदियों की घाटियों में स्थित थी। पहली टिग्रिस और यूफ्रेटस के तट पर मेसोपोटामिया, नील नदी के तट पर मिस्र सभ्यता, सिंधु नदी के तट पर सिंधु सभ्यता, ह्वांग हो पीली नदी के तट पर चीनी सभ्यता। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन है और इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं से बड़ी है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस या सिंधु नदी के नाम पर आधारित है। इस क्षेत्र में आकर बसने वाले शुरुआती आर्यों ने ईरान होते हुए भारत की तरफ अपनी लंबी यात्रा में सिंधु जैसी विशाल नदी नहीं देखी थी। उन्होंने इंडस को सिंधु, पानी की बड़ी झील कहा। 1920 के दशक में 2 प्राचीन नगरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई। इन शहरों की खोज के आरंभ में इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, परंतु बाद में सिंधु घाटी से काफी दूर के इलाकों तक में ऐसी सभ्यता की खोज के बाद से इसे सिंधु सभ्यता कहा जाने लगा। साथ ही हड़प्पा शहर के नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में अगर हम देखें तो इसमें हड़प्पा, जो कि मोंटगोमरी जिला पंजाब पश्चिमी पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान, चान्होदड़ो मोहनजोदड़ो से दक्षिण में सिंध प्रांत, रंगपुर गुजरात में अहमदाबाद जिले में मादर नदी के तट पर, डाबरकोट बलूचिस्तान प्रांत, कालीबंगा गंगानगर जिला राजस्थान, रोपड़ पंजाब भारत, लोथल अहमदाबाद जिले में, अली मुराद सिंध प्रांत पाकिस्तान, मिठाथल भिवानी जिला हरियाणा, राखीगढ़ी जींद हरियाणा और बालाकोट पाकिस्तान से कराची से 98 किलोमीटर दूर सोमाली घाटी में स्थित है। सिंधु सभ्यता के सामान्य लक्षणों पर अगर हम चर्चा करें तो इसमें ग्रिड प्रणाली के अनुसार योजनाबद्ध रूप से नगर योजना का निर्माण, जिसमें गलियां एवं सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती हैं, जिसके अनुसार शहर कई आयताकार खंडों में विभाजित था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगन के नगर योजना के 2 विशेष लक्षण देखे गए। पहला, नगर के पश्चिमी भाग में मिट्टी की ईंटों के ऊंचे ऊंचे चबूतरे पर नगर दुर्ग होता था, जिसका अक्ष उत्तर से दक्षिण की ओर है। नगर दुर्ग में धार्मिक भवन, शासकीय वर्ग के लोगों के निवास आदि होते थे। नगर के पूर्वी भाग में निचला शहर है, जो मुख्य आवासीय क्षेत्र प्रतीत होता है। सिंधु सभ्यता में निर्माण कार्यों के लिए मानकीकृत आकार की पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, जबकि पत्थरों का अभाव देखा गया। ईंटों के साथ साथ लकड़ी का प्रयोग भी किया जाता था। नालियों को ढकने के लिए चूना पत्थरों को तराशकर प्रयोग किया जाता था। भूमिगत जल निकासी प्रणाली सभी घरों को गलियों के नाले से जोड़ती थी। ये नाले ईंट अथवा पत्थर के पट्टों में मेनहोल भी होते थे। आवासीय घरों में बगल के दरवाजे होते थे तथा मुख्य गलियों की ओर खिड़कियां भी नहीं होती थी। अब अगर हम विशेष लक्षण देखें सिंधु सभ्यता के जो शहर थे, तो मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो 1922 में उत्खनित यह सिंधु सभ्यता के शहरों में सबसे बड़ा शहर है। इसकी जनसंख्या अनुमानतः 41,000 से 35,000 थी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सबसे मुख्य इमारत है। यह नगर दुर्ग के मध्य स्थित था और इसका ईंट निर्माण कार्य बहुत सुंदर है। इसकी सतह पक्की ईंटों की है। यह धार्मिक स्नान का स्थान होगा। यहाँ धान्य कोठार नगर दुर्ग में विशाल स्नानागार के पास स्थित है, जो केंद्रीय कर वसूलने वाली सत्ता का आभास कराता है। इसके अतिरिक्त बहुस्तंभी सभागार तथा एक आयताकार इमारत भी प्राप्त हुई है। यह संभवतः प्रशासकीय कार्यों के लिए थी। हड़प्पा को अगर हम देखें तो 1921 में उत्खनित किया गया था। यह पहला सिंधु स्थल था। इस सभ्यता के नाम पर सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। यहाँ का धान्य कोठार
नगर दुर्ग क्षेत्र से बाहर था। इसके दक्षिण में गोल चबूतरों की कतार थी जहां अनाज को कूटा जाता था। नगर दुर्ग की दीवार के ठीक नीचे एक कक्षी कमरों के बैरक में संभवतः मजदूर रहते थे। चान्हू दरो, इस शहर में नगर दुर्ग नहीं था। यहाँ कई बार बाढ़ आने के संकेत मिलते हैं। लोथल, 1957 में उत्खनित लोथल सिंधु वासियों का मुख्य बंदरगाह रहा होगा। चावल की खेती का प्राचीनतम उदाहरण यहाँ से प्राप्त हुआ और यहाँ से भूसा भी प्राप्त हुआ है। सुरकोतवा, यह ऐसा सिंधु स्थल है जहां से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था जिसके कोनों पर तथा बड़ी दीवारों के बीच में वर्गाकार बुर्ज बने हुए थे। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था पर अगर हम निगाह डालें तो कृषि सबसे पहले हम देखते हैं तो सिंधु सभ्यता में गेहूं और जौ मुख्य फसलें थी। चावल की खेती के प्रमाण लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। गन्ना उपजाने के प्रमाण नहीं मिले हैं, वैसे इसका उत्पादन होता था। अन्य फसलों में खजूर, सरसों, तिल, कपास और मटर जैसी कई दलहन फसलें थीं। कपास उपजाने में सिंधुवासी विश्व में प्रथम थे। कृषि प्रणाली पर अगर हम निगाह डालें तो बाढ़ के वापस होने के बाद रबी जाड़े के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों में गेहूं तथा जौ मुख्य फसल थी। बाढ़ आने से पहले खरीफ की फसल जो गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली थी फसलें थी, उसमें खेतों में लकड़ी के हल के प्रयोग भी मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो वहां पर पालतू और जंगली जानवरों के भी प्रमाण मिले हैं। भेड़, बकरी, भैंस, भारतीय सुअर, भारतीय बारहसिंगे तथा भारतीय कुबड़दार पशुओं के प्रमाण मिले हैं। ऊंट की अस्थियां सिर्फ कालीबंगन से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा मोहरों पर बिना कुबड़ के सांड का प्रयोग किया गया है। कई प्रकार के पशुओं का शिकार भोजन के लिए किया जाता था। शिल्पकारी की बात करें तो सोनार, ईंट निर्माता, पत्थर काटने वाले, सूती और ऊनी कपड़ों के बुनकर, नाव निर्माता, टेराकोटा निर्माता और अन्य शिल्पकार वर्ग के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा के धातु शिल्प में तांबे और कांसे के बर्तन महत्वपूर्ण हैं। इसमें मनुष्यों और पशुओं की ढलवा आकृति, बैलगाड़ी की आकृति है। सोने के झुमकों, ताबीजों, सुई आदि आभूषणों का निर्माण होता था। चांदी के बने बड़े बर्तन पाए गए। पत्थरों का प्रयोग भी किया जाता था। हाथी के दांत से कंघे, बेलन आदि कम मात्रा में बनाए जाते थे। व्यापार और वाणिज्य की बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता में अंतर क्षेत्रीय व्यापार राजस्थान, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, दक्षिणी भारत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों में तथा विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया या सुमेरिया और बहरीन से होता था। आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में सोना, तांबा, टीन, अर्धकीमती पत्थर होते थे। गेहूं, जौ, मटर, तिलहन जैसे कृषि उत्पाद, कपास की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, सीपी की वस्तुएं, टेराकोटा मूर्तियां, हाथी दांत की चीजों के निर्यात के प्रमाण मिलते हैं। थल तथा समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। बैलगाड़ी और भारवाही पशुओं का प्रयोग थल मार्ग में होता था। समुद्री तथा नदी यातायात के प्रमाण भी कई मोहरों में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की संस्कृति और समाज के बारे में अगर हम देखें तो वहां की राजनीतिक स्थिति के बारे में स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, परंतु इतना है कि उस समय की शासन व्यवस्था कुशल और संगठित थी। धर्म की बात करें अगर तो मुख्य देवता पशुपति महादेव आदि शिव होते थे, जिन्हें मोहरों में योग मुद्रा में बैठा हुआ 3 मुखों एवं 2 सींगों से युक्त दिखाया गया है। वह 4 पशुओं हाथी, वराह, बारहसिंगा एवं भैंस से घिरे हुए हैं, जिनका मुख अलग अलग 4 दिशाओं में है। मुख्य देवी मातृ देवी, जिसको पृथ्वी देवी भी कहा जाता है, थी, जिन्हें टेराकोटा मूर्तियों में प्रदर्शित किया गया है। लिंग पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं। देवताओं की पूजा, वृक्षों, पीपल आदि की पूजा, पशुओं जिसमें बिना कुबड़ का सांड के रूप में भी की जाती थी। भूत प्रेत से रक्षा के लिए ताबीजों का प्रयोग किया जाता था। लिपि और भाषा के बारे में अगर बात किया जाए तो हड़प्पा की लिपि चित्रलिपि माना जाता है, क्योंकि इसमें चिड़िया, मछली तथा विभिन्न प्रकार की मानव आकृतियां बनी हुई हैं। संकेतों की संख्या 400 से 600 के बीच में मानी गई है। भाषा अज्ञात है, क्योंकि जब तक उनकी लिपि पढ़ नहीं ली जाती है तब तक उसे जाना नहीं जा सकता है। बाद के चरण में चित्रों के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग हुआ है। अधिकतर लेखन बाईं से दाईं ओर है,
दाईं से बाईं ओर नहीं, फिर भी दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था। मोहरें, ये मुलायम पत्थर की बनी हुई तथा इनका आकार आधा इंच से 2.5 इंच है। इन मोहरों को काटना और चमकाना सिंधुवासियों को अपना आविष्कार है। मोहरें वर्गाकार, आयताकार और बटन की आकृति के घनाकार, बेलनाकार और गोलाकार होती थी। अधिकतर मोहरों में बिना कुबड़ वाला सांड देखने को मिलता है, जिसकी दोनों सींगें एक हैं। मोहरों का उद्देश्य संभवतः संपत्ति के स्वामित्व का संकेत है। टेराकोटा मूर्तियों के बारे में बात करें तो खिलौनों के रूप में बहुत सी टेराकोटा मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें अधिकतर हाथों से बनी हुई हैं और कुछ सांचे में भी बनी हुई हैं। इन मूर्तियों में कई प्रकार की चिड़ियों तथा जानवरों जैसे बंदर, कुत्ते, भेड़ तथा मवेशी आदि की मूर्तियां हैं। टेराकोटा आकृतियों में गाड़ियों की तरह हैं, जिनका उपयोग खिलौनों की तरह किया जाता था। कुबड़दार और बिना कुबड़दार दोनों सांड पाए गए हैं, जिसमें बिना कुबड़ वाले सांड को अधिक सम्मान दिया गया है। पुरुष व महिला आकृतियां भी प्राप्त हुई हैं, जिसमें महिलाओं की आकृतियां अधिक हैं। मूर्तियां, पत्थर तथा धातु से बनी हुई मूर्तियों के कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं। पत्थर की मूर्तियों में मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिलखड़ी निर्मित दाढ़ी वाले व्यक्ति का है, जिसमें वस्त्र आभूषण सज्जित है। हड़प्पा से एक 4 इंच का लाल बलुआ पत्थर का नग्न पुरुष धड़ की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चान्होदरो से कुछ कांसे की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। दायमाबाद के उत्खनन से 4 कांस्य आकृतियां जिसमें हाथी, बारहसिंगा, भैंस तथा रथ प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में की मिट्टी के बर्तन चमकीले और गहरे लाल, मजबूत और अच्छी तरह पकाए गए थे, जो सादे व रंगीन चाक पर बने बर्तन हैं। हड़प्पा के बर्तनों में जानवरों की आकृतियां, पेड़ों की आकृतियां, पीपल के वृक्ष, चिड़िया, सांप, मछली आदि बनाई जाती थी। बर्तनों में थाली, कुंडी, बोतल, पतले सुराहीदार बर्तन, बेलनाकार बोतल, गिलास, टोटीदार बर्तन आदि थे। हड़प्पा में माप तौल का प्रयोग होता था और माप चिन्हों से युक्त कई छड़ें प्राप्त की गई हैं। अंतिम संस्कार के बारे में हम देखें तो सिंधु सभ्यता में कई स्थानों पर कब्रिस्तानों का उत्खनन किया गया है। मोहनजोदड़ो में अंतिम संस्कार की 3 विधियां थी: पूर्ण दफन, आंशिक दफन, इसमें 100 को जंगली जानवरों तथा चिड़ियों के समक्ष कुछ दिन छोड़कर कुछ अस्थियों का दफन, तथा दाह संस्कार के बाद दफन। साधारणतः पूर्ण दफन का प्रयोग होता था, जिसमें मृतक शरीर को पीठ के बल सिर को साधारणतः उत्तर दिशा में रखकर दफनाया जाता था। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण अगर हम देखें तो हड़प्पा के पतन का मुख्य कारण आर्य आक्रमण था। मोहनजोदड़ो में एक साथ प्राप्त मानव अस्थियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि यहाँ विदेशी आक्रमण हुए थे। आर्य आक्रमण की अपेक्षा मोहनजोदड़ो और चान्होदरो में बाढ़, कालीमंगन और बनवाली में नदियों का सूखना सिंधु सभ्यता के पतन का कारण था। अत्यधिक खेती के कारण उर्वरता में कमी, ईंधन में लकड़ी के अत्यधिक प्रयोग के कारण जंगलों के विनाश और मरुभूमि का विस्तार आदि था। भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाएं सिंधु सभ्यता के पतन के लिए अधिक जिम्मेदार मानी गई हैं। मस्तिष्क में लचीलेपन का अभाव था। उन्होंने समकालीन सुमेरिया में हुए तकनीकी परिवर्तनों जैसे लोहे के प्रयोग आदि को स्वीकार नहीं किया। प्रभावकारी हथियारों की कमी से लगता है कि इन्होंने अपनी सुरक्षा पर उचित ध्यान नहीं दिया। सिंधु क्षेत्र पंजाब, गुजरात गेहूं उपजाने के लिए अधिक उपयुक्त था और सिंधु वासियों ने गेहूं के स्थान पर धान की खेती की, जो इनके पतन का एक कारण बना। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।